सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है द अनटोल्ड मिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्रुव राधे। नमस्कार दोस्तों, साल 1827 की बात है। जेम्स लुइस, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर, एक दिन अपनी कंपनी के कारनामों से तंग होकर छुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं। अंडरकवर रहने के लिए ये अपना नाम बदल डालते हैं और वो करने निकल पड़ते हैं जो इनका असली पैशन था, ट्रैवलिंग। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में ये पंजाब के रीजन में पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें एक अनजान प्राचीन शहर के खंडर मिलते हैं। इन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि ये रूइंस कितने पुराने हैं, किसके हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें हिस्ट्री का बड़ा शौक था, ये डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं कि इन्हें क्या दिखा था। नोट्स लिखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। जेम्स लुइस के द्वारा बनाई गई ये ड्राइंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स लुइस इस बात से बेखबर थे कि इन्होंने एक्चुअली में हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला था। इसके करीब 100 साल बाद 1920s में ही था कि दुनिया को और जानकारी पता चली इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में। जॉन मार्शल को एएसआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने हड़प्पा के इन खंडरों को सर्वे किया। पता चला कि ये एक्चुअली में 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई जहां पर ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मोहेंजो-दारो, यानी द माउंड ऑफ द डेड। धीरे धीरे और खुदाई करी गई तो और ऐसे खंडर मिले, बहुत सी और हिस्टोरिकल साइट्स मिली। पता चला कि इन जगहों में दफन हुआ एक ऐसी सिविलाइजेशन का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और क्योंकि ये खंडर इंडस नदी के किनारे पाए गए, सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज साल 2022 में हम बहुत सी बातें जानते हैं सिविलाइजेशन के बारे में, स्कूल की किताबों में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन 2 चीजें अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहला, हड़प्पन लोगों की भाषा, जिस लैंग्वेज में ये लिखते थे। क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है। और दूसरा, इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इन लोगों के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed 4000 years ago. इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के दिन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल में अभी तक हमें 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं, जिनमें से 900 इंडिया में लाया करती हैं। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत कम सिविलाइजेशंस थी जो इतनी पुरानी थी। गिन के 3-4 थी, इजिप्शियन, मेसोपोटामिया और चाइनीज। इन चारों में से चाइनीज सबसे रीसेंट थी, तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंसानों की, लेकिन साल 2016 में आईआईटी खड़गपुर और एएसआई ने स्टडी करी थी, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक्चुअली में इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा एविडेंस पाया गया है कि फार्मिंग सेटलमेंट्स जो पहले करी गई थी वो 7000 बीसी में करी गई थी। आज के दिन की हरियाणा स्टेट में ये पाया गया है। उस समय में ज्यादा शहरों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चर टूल्स पाए गए थे, पॉटरी होती हुई देखी गई थी। तो 7000 बीसी से 5500 बीसी तक का जो समय है, इसे प्री हड़प्पन फेज बुलाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत सिर्फ 5500 बीसी के बाद से हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई और ट्रेड रूट्स बनाए गए। 2600 बीसी तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहरों में मल्टी स्टोरीड घर बने हुए थे ईंटों के। जिन ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनाते थे, उनकी स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट होती थी, एक ही साइज की ईंटें होती थी। हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने की जगह होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था जहां से ड्रेन बाहर निकल सके, सड़कों पर ढंग की नालियां होती थी, पैदल चलने की जगह साइड में पेड़ लगाए जाते थे, पब्लिक कुएं होते थे जहां से हर कोई पानी पी सके, डस्टबिन्स बनाए जाते थे जहां पर लोग कूड़ा फेंक सके। अर्बन प्लानिंग के मामले में इनके शहर शायद आज के किसी भी इंडियन शहर से बेहतर होते थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में और गहराई से समझ नहीं सकते क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते। ये देखिए, ऐसे 4000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, स्टोन स्लैब्स, टैबलेट्स, कॉपर प्लेट्स जिन पे इनकी भाषा लिखी हुई है,
कोई हड़प्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदारो में तो कोई और हिस्टोरिकल साइट पर। इस पे लिखी गई इंस्क्रिप्शंस को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। 1920 से लेकर आज तक 100 से ज्यादा अटेम्प्ट किए जा चुके हैं इनकी भाषा समझने के, लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। अब दोस्तों, क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं इस इंडस स्क्रिप्ट को समझने के और इतने सारे इंस्क्रिप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो कुछ चीजें तो जरूर हैं जो हम शोर शॉर्ट कह सकते हैं। पहला, जब ये लोग अपनी भाषा को लिखते थे, ये लेफ्ट टू राइट लिखने की जगह राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हम जैसे हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन अरेबिक जैसी भाषाएं राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं। ये इंडस स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये हमें कैसे पता चला? अगर आप इस स्टोन स्लैब की इमेज देखोगे, लेफ्ट में आप सिंबल्स देख रहे हो वो थोड़े और क्रैम्प्ड हो गए हैं। ये चीज आपने स्कूल में भी देखी होगी कि जब आप लिखने चलते हो और देखते हो कि पेज में ज्यादा जगह नहीं बची तो छोटा छोटा करके लिखने लग जाते हो, शब्दों को और पिचका पिचका कर लिखने लग जाते हो। यही चीज हमने इस इंस्क्रिप्शन पे देखी। जिसने भी इंडस स्क्रिप्ट लिखी थी उनके साथ भी सेम चीज हुई और ये लेफ्ट साइड पर हुई, तो इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भाषा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। दूसरा, ये देखा गया कि जहां जहां ये राइटिंग पाई गई है, हमेशा ऊपर कुछ इंडस स्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखा जाता था और लिखने के नीचे कोई एक बड़ा सिंबल बनाया जाता था किसी जानवर का। ये जानवर राइनोसोरस हो सकता था, हाथी हो सकता था, टाइगर हो सकता था, बुल हो सकता था, लेकिन सबसे कॉमनली दिखने वाला जानवर जो इन स्टोन स्लैब्स में पाया गया वो एक्चुअली में एक यूनिकॉर्न जैसा क्रीचर था, जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या रीजन हो सकता है कि इन्होंने लिखा कुछ और उसके नीचे हमेशा एक बड़ा सा जानवर बनाया। तीसरी चीज, ये फोटो देखकर आपको लग रहा होगा कि जहां पर हमें राइटिंग पाई गई है ये बड़ी बड़ी स्टोन के पत्थर होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही छोटे से 2.5 से 5 स्क्वायर सेंटीमीटर के स्टोन के ये सील्स हैं, तो कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है जहां पर ये टेक्स्ट लिखा गया है। चौथी चीज, हिस्टोरियंस ने क्या किया कि जितने भी साइंस और सिंबल्स इन्हें इंडस स्क्रिप्ट में दिखे उन सबको आइडेंटिफाई किया, कलेक्ट कर लिया और टोटल में देखा गया कि 400 साइंस हैं इनकी स्क्रिप्ट में। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन इनकी इंडस स्क्रिप्ट में 400 से ज्यादा साइंस हैं। कुछ सिंबल्स ये स्टिक फिगर्स जैसे लगते हैं, कुछ मछलियां दिखती हैं, कभी टर्टल्स, कभी क्रैब्स, कभी इंसेक्ट्स, कभी चिड़िया। लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ सिंबल्स हैं स्क्रिप्ट में, तो हिस्टोरियंस का कहना है कि ये इंडस स्क्रिप्ट एक्चुअली में एक लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट थी। लोगोसिलेबिक का मतलब है कि यहाँ पर सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है एक शब्द और एक साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स हैं, जो इजिप्शियन सिंबल्स आपने देखे होंगे, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के टाइम के हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हिस्टोरियंस एक्चुअली में इस भाषा को समझ चुके हैं। तो अनलाइक द इंडस स्क्रिप्ट, हिस्टोरियंस आज के दिन जानते हैं कि इजिप्शियन भाषा में एग्जैक्टली किस सिंबल का क्या मतलब है। और ये भाषा भी कुछ ऐसी ही है कि एक सिंबल जो है वो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वल्चर का सिंबल है ये आ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पैर का सिंबल है ये ब साउंड को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली सारे साउंड्स की आपको ट्रांसलेशन यहाँ पर मिल जाएगी और इसको देखकर आप अपने नाम को इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं ध्रुव लिखना चाहूं तो मेरा नाम इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में कुछ ऐसा दिखेगा। डी के लिए पहले एक हाथ, फिर एक विग और सो ऑन। है ना काफी इंटरेस्टिंग चीज। अब बात यह है दोस्तों कि इजिप्शियन भाषा हम इसलिए समझ पाए क्योंकि आज से करीब 200 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी और उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला, एक ऐसा पत्थर जिस पर इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स में कुछ लिखा हुआ था और उस पत्थर पर नीचे सेम चीज एंशिएंट ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी और ग्रीक हम ऑलरेडी बोलना जानते थे। तो एक तरीके से पत्थर गूगल ट्रांसलेट की तरह हो गया, एक बड़ा प्राचीन गूगल ट्रांसलेट। एक भाषा जो हम जानते थे और एक भाषा जो हम नहीं जानते थे वो इसके जरिए सीख पाए। इस पत्थर को वैसे रोजेटा स्टोन करके पुकारा जाता है और बाद में जाकर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई और पत्थर मिले, स्क्रिप्ट्स मिली जहां पर दो भाषाएं एक जगह पर लिख रखी है। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इंडस स्क्रिप्ट के लिए ऐसा कोई भी पत्थर या रोजेटा स्टोन नहीं मिला है, तो हमारे पास कोई बेस ही नहीं है किसी और भाषा से कंपेयर करने के लिए जिससे कि हम सीख पाए। अब इवन दो आप इनकी भाषा नहीं सीख सकते, लेकिन आप इंग्लिश जरूर सीख सकते हैं कैमली ऐप के जरिए। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगी और आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। और कैमली ऐप दोस्तों इंडिया की इकलौती ऐप है जहां पर आप 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस ले सकते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर ट्यूटर्स से। यानी यूएसए, कनाडा, यूके में रहने वाले जो ट्यूटर्स हैं वो आपको सिखा सकते हैं कैमली ऐप के जरिए। ये स्पेशली आपके लिए यूजफुल है अगर आपको इंग्लिश लिखनी पढ़नी ऑलरेडी आती है लेकिन आप इंग्लिश बोलने में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि अपनी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों के साथ बात करो, प्रैक्टिस करो उन लोगों के साथ बात करके
जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के। कैमली ऐप पर आप कोर्सेज भी ले सकते हो IELTS के लिए और जॉब इंटरव्यू में बात करने के लिए। और यहाँ पर ट्यूटर्स जो हैं वो काफी फ्रेंडली हैं और सपोर्टिव हैं। अब क्योंकि कैमली ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आपके लिए एक ट्राई बिफोर बाय ऑफर है। आप इनकी 15 मिनट की एक्सक्लूसिव ट्रायल क्लास ले सकते हैं जिसकी आमतौर पर कॉस्ट होती है 99 रुपीज, लेकिन अगर आप कूपन कोड 29DR इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 29 रुपीज। तो इतने से प्राइस में आप खुद ही ट्राई आउट करके देख सकते हैं, जाकर देखिए। और अब दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन पर वापस आते हैं। तो खुद से इमेजिन करना कि इन शब्दों का, इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। खुद ही सोचकर देखो, अगर आपको मैं कहूं यहाँ पर चाइनीज लिख दूं और आपको कहूं, मान लो चाइनीज का कोई ट्रांसलेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप जानते भी नहीं कि चाइनीज जैसी कोई भाषा होती है, और चाइनीज के इस सिंबल्स को आपको ट्रांसलेट करने को कहूं, क्या आप कर पाएंगे इन्हें ट्रांसलेट? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स हैं जो हिस्टोरियंस ने डिस्कवर किए इस इंडस भाषा में। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे एक ऐसा वर्ड बताओ जो W से शुरू होता हो। आप कहोगे वेदर, वायर, वाटरमेलन, वाटर, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो W से शुरू होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, मुझे एक ऐसा वर्ड बताओ इंग्लिश लैंग्वेज में जो WZ से शुरू होता हो। कोई शब्द आ रहा है आपके दिमाग में? या फिर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो WQ से शुरू होता हो। नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हर लैंग्वेज में कुछ पैटर्न्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं, उन्हें सर्टेन कॉम्बिनेशंस में यूज किया जाता है कुछ पैटर्न्स के साथ। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश में आपको WI, WA से शुरू होने वाले बहुत से वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन WZ, WQ से शुरू होने वाला कोई वर्ड नहीं मिलेगा। सिमिलरली इंडस स्क्रिप्ट में भी कुछ सिंबल्स हैं जो कुछ और सिंबल्स के बाद आते हैं हमेशा। जैसे कि जब भी ये डायमंड शेप का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद हमेशा एक सिंबल आता है जिसमें 2 पैरेलल लाइनें लगी होंगी, लेकिन कभी भी इसके बाद ये स्टिक फिगर वाला सिंबल नहीं आता। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सिंबल है ये जार शेप्ड सिंबल जो है। और इंटरेस्टिंगली ये देखा गया है कि ये सिंबल हमेशा इंडस की भाषा में हमेशा टेक्स्ट के एंड में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हो सकता है ये इनका कोई फुल स्टॉप हो या पूर्ण विराम हो। एक खास डिस्कवरी अब ये हुई दोस्तों कि मेसोपोटामिया में भी इंडस की स्क्रिप्ट पाई गई कुछ पत्थरों पर लिखी हुई। मेसोपोटामिया की जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो आज के दिन के इराक और ईरान के एरियाज में। हम ये जानते हैं कि वहां पर कोई और भाषा बोली जाती थी, लेकिन वहां पर भी अगर हमें इंडस की स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है पत्थरों पर, इसका मतलब ये है पहली चीज तो कि इन दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच में ट्रेडिंग चलती थी, लोग इधर उधर आते जाते रहते थे। दूसरी चीज ये है कि हम जानते हैं इन दोनों जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखी हुई पाई गई हैं। लेकिन तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इंडस स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में पाई गई, जो हमने पैटर्न इंडस स्क्रिप्ट में देखा था कि ये जार वाला सिंबल एंड में आता है हमेशा, लेकिन मेसोपोटामिया में जो मिला वहां पर देखा कि ये जार वाला सिंबल 2 बार लगा रखा है एक के बाद एक, लेकिन किसी भी इंडस वैली की साइट पे इस सिंबल को 2 बार नहीं इस्तेमाल किया गया। क्या मिस्ट्री है ये? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? हिस्टोरियंस का कहना है इसके पीछे रीजन है कि एक्चुअली में मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग इंडस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी भाषा को लिखने के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये सब समझना, तो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। हम हिंदी को लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये जो क ख ग वाली स्क्रिप्ट है। इंग्लिश को हम लिखते हैं लैटिन स्क्रिप्ट में, ये ABCD जो होता है, इसे हम लैटिन स्क्रिप्ट कहते हैं क्योंकि जर्मन, फ्रेंच जैसी भाषाएं भी लैटिन स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है। ABCD करके ही लिखा जाता है जर्मन, फ्रेंच को भी। तो बोलने की भाषा अलग है, लिखने की स्क्रिप्ट अलग चीज है। अक्सर दोनों के बीच में पेयर बना रहता है यहाँ पर। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो हिंदी भाषा को लैटिन स्क्रिप्ट में लिखना? कोई इतना इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज के दिन हर कोई करता है। क्या कर रहे हो? अगर हम इस हिंदी फ्रेज को इंग्लिश की लैटिन स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो क्या को हम KYA करके लिखेंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हिंदी भाषा को लैटिन स्क्रिप्ट में लिखने लग रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज वही है। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि सेम चीज एक्चुअली में मेसोपोटामियंस ने करी इंडस स्क्रिप्ट को लेकर। उन्होंने अपनी भाषा इंडस स्क्रिप्ट में लिखी, तभी कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिले जो इंडस स्क्रिप्ट में नहीं दिखते। अगर आप हिंदी फ्रेज आराम कर रहा हूं को लैटिन स्क्रिप्ट में लिखना चाहोगे तो आराम शब्द को आप 2 A लगाकर लिखोगे, AARAM। तो शुरू में आपने 2 A के लेटर्स लगा दिए, लेकिन इंग्लिश में कभी ऐसा होता नहीं है। इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो 2 डबल A से शुरू होता हो। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि हमने पैटर्न चेंज कर दिया है लिखित भाषा का। अच्छा, लैंग्वेज से हटकर अगर इंडस वैली के शहरों की बात करें तो वहां पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। जितने भी शहर पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन सब में सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। हर शहर के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला है एक लोअर माउंट जो बनाया गया है, जिसके बाद चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल है, और दूसरा है इस एरिया के अंदर बना हुआ एक किला जो थोड़ा ऊपर उठकर बना है हायर माउंट पर।
ये किला यूजुअली वेस्ट साइड पर होता था हर शहर के। इसकी अपनी दीवारें थी और नीचे वाले एरिया की अपनी दीवारें थी। इस किले में सारी इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेसेस होती थी शहर की, जैसे कि मार्केट प्लेस हो गया, वर्कशॉप्स हो गई, या फिर किसी से मिलना हो यहाँ पर होता था। और जो 2 लेयर थी दीवारों की, दीवारें लगाने के पीछे पर्पस था वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखना और इसके अलावा फ्लड्स होने से बचाना। अगर नदी का पानी ज्यादा हो जाए तो शहर में फ्लड्स ना आए, क्योंकि उस समय इंसानों से कोई इतना बड़ा खतरा था नहीं, इतने इंसान ही नहीं थे दुनिया में उस टाइम पर। तो माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन के कोई नेचुरल एनिमीज नहीं थे, तो चांसेस यही है कि कभी कोई इन्वेजन नहीं हुआ कहीं और से। इस शहर के स्ट्रक्चर को मोहेंजोदारो फिल्म में काफी अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी गई है। जो ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी इस पर, मुझे लगता है काफी अच्छे तरीके से, हिस्टोरिकली एक्यूरेट तरीके से उन्होंने एक शहर को बना रखा है। वैसे मोहेंजोदारो शहर में जो सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन पाई गई है वो है द ग्रेट बाथ। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता था, मल्टी स्टोरीड बाथ थी ये, 900 स्क्वायर फीट की, 2.4 मीटर्स डीप थी। इसे जली हुई ईंटों से बनाया गया था और वाटर प्रूफ किया गया था नेचुरल तार का इस्तेमाल करके। इसमें एक ड्रेनेज होल भी पाया गया और साथ में एक कुआं भी पाया गया, जिससे ये पता चलता है कि हमेशा इस स्विमिंग पूल में फ्रेश वाटर इस्तेमाल किया जाता था। और क्योंकि बाकी शहरों में देखा गया है कि साफ सफाई कितनी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम्स कितने अच्छे होते थे, इसलिए माना जाता है कि मोहेंजोदारो शायद से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल शहर था। एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक कोई भी बड़ा मंदिर, मस्जिद या कोई भी रिलीजियस साइट नहीं पाई गई है, ना ही कोई बड़ा महल मिला या कोई रॉयल टूम मिला। इसका मतलब है अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि सिविलाइजेशन में कोई मोनार्क हुआ करता था, कोई प्रीस्ट हुआ करता था, पंडित, पुजारी, कोई आर्मी, कोई वॉरफेयर, कोई इस चीज का एविडेंस नहीं। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि बाकी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस में रिलीजन बहुत ही कॉमन चीज थी। ऐसा लगता है मानो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग बड़े एडवांस थे, खुशी से पीसफुली रहते थे बिना किसी बड़ी सोशल हायरार्की के। लेकिन ये चीज एक्चुअली में एक चर्चा का विषय है, हिस्टोरियंस एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। और अब आते हैं हम एक और सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली में खत्म कैसे हुई। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 1900 बीसी और 1300 बीसी के बीच में अचानक से रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला इस सिविलाइजेशन में। इस समय के बाद से शहरों की प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई। सड़कों पर सीवर्स और ड्रेनेज को मेंटेन नहीं किया जा रहा था। वो जो ग्रेट बाथ था उसमें कूड़ा भरने लग चुका था। मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक्स टूट चुके थे। 1800 बीसी तक ज्यादातर शहरों को खाली कर दिया गया था। लोग ना तो सेम राइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, ना ही स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और बिल्डिंग रेशियोज का। कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था। कुछ थ्योरीज बताई जाती हैं, लेकिन जैसे कि एक थ्योरी है कि जिस नदी के आधार पर ये सिविलाइजेशन टिकी हुई थी वो नदी सूखने लग गई। कहा जाता है कि ये नदी सरस्वती नदी हो सकती है। इस थ्योरी के अनुसार कई रीजंस हो सकते हैं कि नदी क्यों सूखी। एक टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्ट आया होगा, टाइम के साथ साथ वैसे ही नदी ने अपना कोर्स बदल लिया होगा, ये भी होता है। अगर ये थ्योरी सच है तो अज्यूम किया जाता है कि इंडस वैली के लोग ईस्ट की तरफ चले गए और गंगा नदी के पास आकर बस गए। दूसरी थ्योरी है डिफॉरेस्टेशन की। यहाँ रहने वाले लोगों ने इतना पेड़ों को काटा, इतना जंगल को खत्म कर दिया अपनी ईंटें बनाने के लिए और अपनी गाय भैंसों को चारा खिलाने के लिए घास खत्म कर दी कि यहाँ से ग्रीनरी खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये एरिया अनइनहैबिटेबल बन गया। तीसरी थ्योरी कहती है कि कोई भयानक बीमारी आई हो सकती है जिसने पॉपुलेशन को पूरी तरीके से वाइप आउट करके रख दिया, जैसे कि मलेरिया या कोलेरा। और ऐसी चीज होना एक्चुअली में काफी आम बात है। जैसा मैंने रेड प्लेग वाले वीडियो में आपको बताया था, जब रेड प्लेग आया था तो हजारों सालों के बीच में पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस खत्म हो जाती थी उसकी वजह से। ऐसी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं जिन्होंने 70-80% पॉपुलेशन को खत्म करके रख दिया। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसके बाद जाकर देख सकते हैं। अब इनमें से कारण कोई भी हो, एक चीज जरूर आज के दिन हम जानते हैं कि 600 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो गई। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों सालों के लिए, लिटरली सोचकर देखिए, कम से कम 5000 साल तक ये सिविलाइजेशन टिकी रही थी। इतने लंबे समय तक तो हमारी आज की सिविलाइजेशन भी नहीं टिकी हुई है। 5000 साल तक टिके रहने के बाद इसका द एंड हो गया। और इन अनोखे लोगों को हमने हमेशा के लिए खो दिया। टाइम के साथ साथ ये सेटलमेंट्स जमीन में दफन हो गई और इनके ऊपर नए शहर बने, नई सिविलाइजेशंस निकल कर आई। और ऐसे ही 1000 सालों बाद जाकर जेम्स लुइस ने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की दोबारा से खोज करी। वीडियो पसंद आया, यहां पर क्लिक करके और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हो सिमिलर टॉपिक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अच्छा, ये आज मुझे ये थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ, नॉलेज तो थी हमारी किताबों में प्रॉपर एक मजमून है, बल्कि एक मजमून नहीं, शायद कई मजमून है, पता नहीं,
कि मोहनजोदड़ो कैसी एक सिविलाइजेशन थी, किस तरीके से इसका एंड हुआ। मोहनजोदड़ो सिंधी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब मुर्दों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो, मोहनजो मरे वो का, धड़ो टीला, मोहनजोदड़ो। और बचपन में जब हमने स्कूलों में पढ़ा था तो हमें ऐसा लगा था मोहनजो का मतलब होता है मरे हुए, मोहनजो मरे वो का, धड़ो टीला। हाँ हाँ, वाकई सिंधी में ये सही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यूट्यूबर थे उनका नाम था ध्रुव राठी, मैंने ध्रुव राठी पढ़ लिया था। दूसरी बात ये, कितना सराहूँ मैं इनकी इस कोशिश को, इस मेहनत को, जिस तरीके से इन्होंने यकजा किया है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक वीडियो में। मुझे तो मेरा दिल कर रहा था मतलब मैं देखती जाऊँ। 18 मिनट 19 मिनट की वीडियो थी, लेकिन फिर भी मेरा जैसे एक तरीके से तशनगी रह गई। मुझे नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी जाननी थी, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अच्छा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सही कह रहे हैं कि हमारी बुक्स में भी हमने पढ़ा है, तो कारण या रीज़न एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि कैसे तबाह हो गई, कैसे ख़त्म हो गई। दूसरी बात मैं ये सोचती हूँ कि उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था, वो जो घर बनाते थे वो बहुत आलीशान और अच्छे हुआ करते थे। उस वक्त के बिल्डर्स जो काम किया करते थे वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे जो आज के बिल्डर्स भी यूज़ नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब खुदाई हुई तो हड़प्पा से ये निकला, मोहनजोदड़ो से ये निकला, बहुत सारी चीज़ें निकली, बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई। लेकिन मुझे आज भी ये रीज़न नहीं समझ में आता कि ऐसे कैसे तबाह हो गए। मतलब अच्छा ठीक है, अगर हम ध्रुव की बातों को मानकर चलते हैं, उन्होंने कहा रीज़न कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी भी आ सकती है, कोई आफत भी आ सकती है, फ्लड या पानी का सूख जाना, ये भी रीज़न हो सकता है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि एक सिविलाइजेशन जो 5000 साल से चलती आ रही थी, तो उनको तो बहुत कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने तो बहुत कुछ देखा होगा, सहा होगा, या शायद बहुत सारे इंतजाम किए होंगे चीज़ों को देखकर, जो भी मसले मसाइल आने वाले थे या दरपेश हुए थे उस वक्त। तो अभी भी वो ये कह रहे हैं कि लोग या हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन थी और 5000 साल तक तकरीबन रही। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बीमारी से, मलेरिया से तो ख़त्म होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल था। असल में ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो एकदम सबको लग गई, जैसे कोविड था, ठीक है ना, और उसके बाद उसका इलाज नहीं है। वैसे पता है बहुत पुराने दौर में हर चीज़ का इलाज नहीं होता था, और फिर ये लोग ट्रैवल भी करते थे, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बीमारी ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रीज़न लग रहा है वो नदी का सूख जाना लग रहा है। कुछ लोग यहाँ से हिजरत कर गए होंगे दूसरी जगह, ठीक है ना, और कुछ लोगों ने कहा होगा कि हम जैसे तैसे यहीं रहेंगे, ये हमारा घर है। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तकरीबन एक जैसी हैं सिविलाइजेशन। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं कि ये इतनी एडवांस थी कि शायद ये कैपिटल लगता है, कि यानी कि उस वक्त जो आसपास जितनी सिविलाइजेशन मिली, जो असरात मिले, निशानात मिले, उनमें ये सबसे ज़्यादा एडवांस लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी नहीं समझ में आती है कि उन्होंने दूसरी सिविलाइजेशन का भी थोड़ा सा मतलब वो जिक्र किया कि दूसरी सिविलाइजेशन में अगर हम देखें मेटल्स मिलते हैं, फोर्सेस मिलती हैं, मज़ाहिब जो है वो तो शुरू से चले आ रहे हैं, वो मिलते हैं। जैसे हिंदू धर्म के बारे में हम जानते हैं कि बहुत पुराना धर्म है, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिले वो शवाहिद, यहाँ पे क्यों नहीं मिले रिलीजन, और यहाँ पे क्यों नहीं मिले फोर्सेस? हो सकता है कि इस तरह से किसी चीज़ की ये वो करते हों, इबादत करते हों जो प्रॉपर मतलब निशानात नहीं है। जैसे मूर्तियों की इबादत की जाती है, या कोई एक टेंपल बनाया जाता है, मंदिर मस्जिद बनाई जाती है, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह से इनका हो कि जो सिर्फ ज़बानी कलामी होता हो शायद। हाँ, मतलब जैसे सूरज की पूजा होती है। अच्छा, लेकिन बात तक मिला, ग्रेट बात मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन वही कह रहे हैं अभी तक हिस्टोरियंस को मज़ाहिब के हवाले से कि डिफरेंट मज़हब के लोग रहते थे या एक ही मज़हब के लोग रहते थे या किस मज़हब के पैरोकार थे, इस बात के बारे में कोई शवाहिद। अब जैसे ग्रेट बात है, अब हो सकता है यही मज़हब से रिलेट करता हो कि यार इसमें कोई नहाएगा तो वो उनकी इबादत है, ठीक है ना, मतलब कोई भी ये वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक हो सकती है, मज़हब सोच हो सकती है, प्रूव नहीं है। लेकिन मज़हब का कोई प्रूव ना मिलने का सबसे, जब तक प्रूव नहीं है तो हम यही कहेंगे कि नहीं था मज़हब। यानी ये इतने एडवांस थे, इतनी सिविलाइज थे कि ये एक अमन शांति से ज़िंदगी गुजारते थे। आर्मी नहीं, हाँ आर्मी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अच्छा, कितनी बेहतरीन बात है कि जो भी इनको डर था, खौफ था, सिर्फ
जंगली जानवरों से था, जो एक बाउंड्री टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा कि कहते हैं हिस्टोरियंस। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इनको जो भी डर था या जो भी खौफ था वो था उस वक्त कोई एनिमी नहीं था, इंसान का कत्ल नहीं करता था, या इंसान में कोई लड़ाई झगड़े फसादात नहीं थी, क्योंकि देखें जेल नहीं थी, पुलिस नहीं मिली, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि शायद सिर्फ उन्हें जानवरों का डर था, जिसकी वजह से उन्होंने वो पूरी बाउंड्री बनाई हुई थी। अच्छा, एक टीला ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में मतलब एक कमाल की बात है, एक हैरत अंगेज़ बात है कि किस तर्ज का, किस तरीके से, क्योंकि देखिए उन्होंने खुद भी कहा वीडियो में कि बहुत सारे सवालात ऐसे जो अभी तक सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए, या शायद ये कह रहे हैं कि लोगों ने बड़ी मतलब रिसर्च करी, कई बार जैसे लैंग्वेज के हवाले से उन्होंने बात करी कि कई बार रिसर्च करी लेकिन रिजल्ट ज़ीरो निकला। आपको पता है एक पिक्चर किसी ने सेंड की थी, 2 पिक्चरें एक साथ मिला के। आज का एक शहर है जो मोहनजोदड़ो से बहुत करीब है, लाड़काना की एक गली की तस्वीर सेंड की जहाँ बिल्कुल बुरी हालत है, और मोहनजोदड़ो की गली की तस्वीर सेंड की। 8000 साल 6000 साल पहले का ये शहर था जो उन्होंने बनाया था, कितना डिसिप्लिन से, सेवरेज का प्रॉपर निज़ाम था, आपका एक वाशरूम वगैरह का जो भी सारा मटेरियल सही ना एक सिस्टम था, ठीक है ना। और इधर लाड़काना का दिखाया बुरा हाल। तो 8000 साल पहले हम बेहतर थे, और अब आज का जो सिंध है उससे ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा, उससे ज़्यादा बुरी 8000 साल पहले थे वो हमारे ही आबाउजदाद थे, हमारे ही बुजुर्ग थे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बहुत बेटर थे हमसे, वो बहुत बेहतर तरीके से रहते थे, बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे, और शायद हम इतने एडवांस होकर भी उनसे पीछे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक फ्रेंड है जो कि फेसबुक पे है, जो यहीं पर ही होते हैं, इंडस सिविलाइजेशन जो मोहनजोदड़ो है ना, जो भी विजिटर्स आते हैं उनको सारा गाइड करते हैं और उनको सारा बता रहे होते हैं। अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन ही कोई ना कोई चाइनीज़, कोई ना कोई यूरोप से, कोई ना कोई लंदन से, कोई ना कोई आए हुए होते हैं, तो वो बाकायदा वहाँ टूर करते हैं। अभी कल परसों की पिक्चर्स उन्होंने डाली थी कि जो ये बात है ना, ग्रेट बात, इसकी सफाई चल रही है। मतलब ये बता रहे थे कि वो जो बुरुश है उससे साफ़ कर रहे थे, और कुछ जगहों पे ईंटें जो है ना उखड़ती हैं, तो उसको लगा भी रहे हैं, मतलब अच्छा, जो मरम्मत भी होती रहती है इस तरह का, लेकिन बड़ा साफ़ सुथरा रखा हुआ है इन्होंने भी। अच्छा, एक और बात मुझे थोड़ी सी मतलब हैरान कुन भी लगी कि लैंग्वेज वाला जो राज है वो नहीं खुल आज तक अभी तक नहीं खुल पा रहा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं दूसरी सिविलाइजेशन है वहाँ पे, तो चले एक पत्थर मिल गया था जिसको वो कह रहे थे नेस्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो पत्थर मिल गया था, वो दूसरी ग्रीक लैंग्वेज में भी था, और ग्रीक लैंग्वेज क्योंकि हम तो जानते थे तो उन्होंने कहा हमने डब कर लिया, ये ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन अभी तक इनकी लैंग्वेज जो है वो हम नहीं समझ पा रहे। अच्छा, 1400 साइट्स मिली हैं जिसमें से 900 तो सिर्फ इंडिया में। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही ज़्यादातर साइट्स तो इंडिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पुरानी समझी जाती है वो ये है, और ये सिंध में है, पाकिस्तान में, हड़प्पा पंजाब में। अच्छा, एक चीज़ और है कि लैंग्वेज और निशानात, तो यूँ समझ लो कि इसी तरह लैंग्वेज ईजाद हुई। आज जो हम निशान बनाते हैं ABCD, तो यानी इसका मतलब है कि ये जो निशान थे इनको याद रखना, इनकी साउंड पैदा करना, फिर उससे पूरी लैंग्वेजें बन गई। हाँ, जैसे जार वाला वो कह रहे हैं कि हम एज अ फुल स्टॉप यूज़ करते होंगे ये लोग, लेकिन फिर वो थोड़े से उलझ गए, वहाँ जाके कंफ्यूजिंग हो गए कि वो लोग भी यूज़ करते थे तो वो डबल जार यूज़ करते थे, तो अगर फुल स्टॉप होगा तो एक ही बार, फिर उन्होंने उस बात को रिलेट करा हमारी रोमन लैंग्वेज से कि जी जैसे हम उर्दू लिखते हैं, हम उर्दू को ही ले लेते हैं, तो हम उर्दू जब रोमन में लिखते हैं क्या कर रहे हो, तो हम ABCD का यूज़ करते हैं, लेकिन लैंग्वेज तो हम अपनी लिख रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने बोला हो सकता है सिमिलर लेटर्स यूज़ करते हों लेकिन लैंग्वेज में लैंग्वेज दूसरी हो। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत ही कम थी, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ जानना था, बहुत कुछ और भी मतलब मालूमात दी जाती हमें, बिल्कुल अधूरी सारी हेडलाइन। अच्छा, ये मुझे ये खुद भी उलझे हुए लगे कहीं ना कहीं, जैसे खुद भी कह रहे थे कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ये थोड़ा सा समझा भी नहीं पा रहा हूँ, और मुझे खुद भी शायद उनको भी नहीं क्लियर था, जैसे लैंग्वेज वाली बात पे वो कंफ्यूज हो गए, रीज़न क्या था, क्यों तबाह हुई, इस पे भी वो कह रहे थे क्योंकि जितनी मालूमात है तो उस हिसाब से उन्होंने दे दी, लेकिन कुछ राज अभी तक पर्दा ही है जिन पे, तो आने वाले वक्त में शायद साइंटिस्ट जो है उस पे राज पर्दे। अच्छा, जैम्स थे पहले 1800 कुछ में गए थे ये, और इन्होंने मतलब इसको डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया, और इन्होंने बताया। और मैंने ये भी सुना था कि पटरियाँ बिछ रही थी, ट्रेन की पटरियाँ बिछ रही थी अंग्रेज़ों के दौर में, तो पटरी बिछते हुए मज़दूरों को ये ईंटें मिल गई, तो उन्होंने ईंटें पटरी के तौर पे पटरी में यूज़ करना शुरू कर दी। फिर पता चला ये चेकिंग हुई कि ये पटरियों में से ईंटें कहाँ से लाल, बोला ये तो यहीं से मिली हैं। सही। तो फिर वो पूरा एक शहर डिस्कवर हो गया। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।